नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विंध्य जीएस सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं कीर्तिराज सिंह बघेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पर्यावरण से संबंधित एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं। वो है नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और सेंचुरी। इन तीनों का हम अंतर देखेंगे और अंतर के माध्यम से हम समझेंगे। लेकिन हम क्लास शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको कहना चाहते हैं, आपसे निवेदन करना चाहते हैं। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व और सेंचुरी और नेशनल पार्क, इससे संबंधित आप बहुत सारी चीज़ें पढ़े होंगे। पहले आपने न जाने कितने वीडियोस देखे होंगे। इससे संबंधित आपके पास बहुत सारे PDF होंगे, किताबें होंगी। लेकिन ये वीडियो आप क्यों देखें, और देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमने आपकी बहुत बड़ी कठिनाई को आसान कर दिया है। कभी जब हम देखते हैं चीज़ों को अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे हम नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं वो अलग पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ रहे हैं वो अलग पढ़ रहे हैं। मेरे वीडियो बनाने का जो तरीका है वो सबसे, मैं ये नहीं कहता कि सबसे अच्छा है, हमसे भी अच्छा वीडियो लोग बनाते होंगे, लेकिन मेरा एक बहुत यूनिक ढंग है जिसे शायद अभी तक YouTube पे, जब भी मैंने देखा है, जहाँ तक और भी लोगों से सुना है, कि जो तुलनात्मक पढ़ाई होती है वो अभी तक YouTube के इतिहास में अभी तक शुरू नहीं हुई है। जो 2-3 चीज़ों के बीच तुलना करके पढ़ाया जाता है, ये अभी तक किसी टीचर, किसी मेंटर ने आपको बताया नहीं होगा। ऑफलाइन तो सभी बताते हैं, लेकिन YouTube पे किसी ने नहीं बताया होगा, और क्या पता ऑफलाइन भी ना बताते हों। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हमने तुलनात्मक ढंग से तैयार किया है आपके लिए। और इसको देखने के बाद, इस क्लास को देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि आज के बाद बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य, इनमें अब आपको कभी दिक्कत महसूस नहीं होगी। और साथ ही आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे UPSC हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, SSC हो, UP टेट हो, CTET हो, RO हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो ये पढ़ाई, मेरे सारे वीडियोस तुलनात्मक ढंग से ही हैं। अभी हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं, 2 चीज़ों में तुलना करके पढ़ाना अभी तक YouTube में किसी ने नहीं किया है। और मेरा प्रयास है कि चीज़ों को बहुत ही ईजिली आपके लिए तैयार करें, और ताकि आप लंबे समय तक देखें और आपके दिमाग में लंबे समय तक वो चीज़ रहे। तो आज हम यही तुलनात्मक ढंग से ही क्लास को आगे बढ़ाएंगे और बहुत इजी वे में आप समझ लेंगे। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए अच्छा कंटेंट, तो आपका भी एक दायित्व है कि इस मेहनत को काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जो लेक्चर है आज का, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क और सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य में अंतर तुलनात्मक दृष्टि से। और यह बेस्ट तरीका है याद करने का, इससे सर्वोत्तम तरीका कुछ नहीं होता है। तुलनात्मक पढ़ाई सबसे आसान और सबसे सुरक्षित होती है, जो लंबे समय तक दिमाग में रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क और जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में अंतर, मतलब इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे अंतर के माध्यम से। सबसे पहले जो है ये जान लीजिए कि कोई भी जो प्रजाति होती है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाता है। जो पादप हैं, जंतु हैं, जो को ह्यूमन इंटरफेरेंस, मानवीय हस्तक्षेप से बचाया जा सके। अभी इनका अवैध शिकार हो रहा है जानवरों का, और कुछ दुर्लभ प्रजाति के पादप हैं, उनका भी जड़ी बूटियों में इस्तेमाल होता है, तो उसका भी मतलब विलुप्ति के कगार पे है। तो सरकार ने क्या किया, और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उन लोगों ने क्या किया कि कुछ तरीके अपनाए। ये तरीके किस तरह के होते हैं? किसी भी प्रजाति को संरक्षित करने के, किसी भी जैव की प्रजाति की जो विविधता होती है, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, उनकी विविधता को 2 तरीके से सुरक्षित किया जाता है। तो सुरक्षित प्रजाति विविधता को सुरक्षित करने के तरीके, प्रजाति विविधता
सुरक्षित करने के दो तरीके होते हैं, इन सीटू होता है और एक्स सीटू होता है। सुरक्षित तरीका क्या होता है, या दो तरीके का होता है, इन सीटू या स्वस्थानीय इसको बोलते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण, और एक्स सीटू मतलब वाय स्थानीय संरक्षण, वाय स्थानीय। ठीक है, अब इसका ये समझ लेते हैं ये क्या होता है। जब हम किसी प्रजाति को, पादप हो चाहे जंतु को, उनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं तो यह स्वस्थानीय होता है। मतलब प्राकृतिक आवास में ही, ठीक है, आवास में ही। और वाय स्थानीय क्या होता है, जब किसी प्रजाति को हम दूसरे स्थान पर ले जाकर, मतलब उनके प्राकृतिक स्थान से विस्थापित करके दूसरी जगह सुरक्षित करते हैं तो वाय स्थानीय या एक्स सीटू कहलाता है। एक्स सीटू क्या होता है, दूसरे स्थान पर ले जाकर सुरक्षित किया जाता है, दूसरे स्थान पर ले जाकर सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, दूसरे स्थान पर ले जाकर संरक्षण प्रदान किया जाता है। ये अपने प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो किसी भी प्रजाति की जो संरक्षण की विधि है वो दो होती है, दो तय की गई है। इन सीटू या स्वस्थानीय, अपने प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करने का प्रयास किया जाए तो उसे इन सीटू या स्वस्थानीय कहते हैं। या दूसरा होता है एक्स सीटू, वाय स्थानीय, अपने प्राकृतिक स्थान से विस्थापित करके दूसरे स्थान पर जब संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। तो इन सीटू का कितने तरीके हैं, ये बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, या इसका एक एग्जाम्पल, एक तरीका देख लीजिए, बायोस्फीयर रिजर्व, ये इन सीटू होता है। नेशनल पार्क ये भी इन सीटू होता है, और सेंचुरी, ये तीन जो होते हैं इन सीटू होते हैं, स्वस्थानीय। ठीक है, तो ये इन्हीं तीन चीज़ों के बारे में हम देख रहे हैं। तो स्वस्थानीय संरक्षित करने की विधि जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और सेंचुरी में प्रयोग की जाती है। और एक्स सीटू या वाय स्थानीय विधि में जीन बैंक हो गया, जहाँ पर जीन बैंक में सब बहुत कम दाब और ताप पर जो ये जीन को सुरक्षित रखा जाता है। ये हो गया बॉटेनिकल गार्डन हो गया, वनस्पति उद्यान हो गया, ये उसके बाद प्राणी उद्यान हो गया। किसी और जगह दूसरी वनस्पति उद्यान, बॉटेनिकल गार्डन में कहीं उसके प्राकृतिक आवास से उठाकर किसी दूसरे सेफ जगह पर सुरक्षित किया जाता है। वैसे ही जीन बैंक में भी दूसरे जगह पर, प्राणी उद्यान हम ले रहे हैं, जूलॉजिकल गार्डन हो गया, ये स्वस्थानीय। और सफारी हो गया, लायन सफारी, जितनी भी सफारी हैं, लायन सफारी और टाइगर सफारी, ये आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सब वाय स्थानीय है, मतलब एक प्रजाति को अपने प्राकृतिक स्थान से ले जाकर दूसरी जगह सुरक्षित किया जाए तो एक्स सीटू या वाय स्थानीय है। ये कौन सा है, जीन बैंक, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, जो प्राणी सफारी। और इन सीटू या स्वस्थानीय बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और सेंचुरी, मतलब अपने प्राकृतिक स्थान पर ही। अब चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ये हमने आपको इंट्रो दे दिया थोड़ा सा कि सुरक्षित करने की, किसी भी प्रजाति को सुरक्षित करने की विधियाँ कितनी होती हैं, तो दो होती हैं, स्वस्थानीय या इन सीटू, या वाय स्थानीय या एक्स सीटू। अब देखते हैं हम जो इसकी विधि है। अभी आपने देखा इन सीटू, ये स्वस्थानीय संरक्षण है, स्वस्थानीय मतलब अपने ही प्राकृतिक स्थान पर। ये भी जो है नेशनल पार्क, सेंचुरी को है इन सीटू, नेशनल पार्क भी इन सीटू है, इन सीटू। इसीलिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि संरक्षित करने की, प्रजाति संरक्षित करने की दो विधियाँ। इससे अब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद किसी लेक्चर की, वीडियो की और किसी की नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी इन सीटू या स्वस्थानीय संरक्षण की विधि है, अपने ही प्राकृतिक आवास में। और बायोस्फीयर रिजर्व भी इन सीटू है, मतलब स्वस्थानीय संरक्षण की विधि है। ठीक है, अपने ही प्राकृतिक आवास में उसको संरक्षित किया जाता है। तो आपने इसकी विधि देख ली, यह तरीका क्या है, तो इन सीटू है, ये नेशनल पार्क भी इन सीटू है, बायोस्फीयर रिजर्व भी इन सीटू है।
अब आता है कि ये जो है नेशनल पार्क है, सेंचुरी, इसका आकार क्या होता है। तो जो ये इसका आकार है सेंचुरी का, यह छोटा आकार होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। नेशनल पार्क क्या होता है, यह भी ये सेंचुरी के बराबर ही इसका आकार होता है, सेंचुरी के समान ही इसका आकार होता है, ठीक है। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, यह पूरे पारितंत्र को ही समाहित करता है। पारितंत्र पिछले लेक्चर में हमने बताया था अपने पर्यावरण वाले टॉपिक में कि पारितंत्र दो तरह का होता है, जलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र घास हो गया, मरुस्थल हो गया, वन हो गया, टुंड्रा हो गया। और जलीय पारितंत्र में झील हो गया, तालाब हो गया, ये सारी, महासागर हो गए, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पूरे पारितंत्र को समाहित करता है, ठीक है, पूरे पारितंत्र को समाहित करता है, पूरे पारितंत्र पर केंद्रित होता है, ठीक है, पूरे पारितंत्र पर ही केंद्रित होता है, ठीक है, पूरे पारितंत्र पर केंद्रित होता है, ठीक। तो अब आप लोगों ने देख लिया, विधि है इन सिटू, आकार है सेंचुरी का छोटा, इसी तरह ये इन सिटू है, ये सेंचुरी के समान ही आकार में होते हैं, ये पूरे पारितंत्र पर केंद्रित होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है पूरे पारितंत्र पर केंद्रित होता है। पारितंत्र ये जलीय भी हो सकता है और स्थलीय भी हो सकता है, जलीय और स्थलीय दोनों होता है, ठीक है, ये आप लोगों ने समझ लिया। अब इसकी प्रजाति का जो संरक्षण है ये कैसा होता है, यहाँ पर जो प्रजाति, अब जो हमने पहले बताया कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, सेंचुरी है, नेशनल पार्क, ये प्रजाति के संरक्षण की विधियाँ हैं। तो ये प्रजाति संरक्षण इसमें कैसे होता है, तो ये विशिष्ट प्रजाति अभिमुख होता है, विशिष्ट प्रजाति अभिमुख, एक विशेष प्रकार की प्रजाति ही यहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो विशिष्ट प्रजाति अभिमुख एक प्रजाति के संरक्षण पर केंद्रित होता है, विशिष्ट प्रजाति अभिमुख, ठीक है, मतलब एक विशेष प्रकार की प्रजाति के संरक्षण पर केंद्रित होता है। वह विशेष प्रजाति कौन सी हो सकती है, मान लीजिए कोई अभयारण्य बनाया गया तो वो चिड़िया हो सकता है, सारस हो सकता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, महान भारतीय सारंग हो सकता है, किसी जंगली गधे के संरक्षण पर केंद्रित हो गया, एशियाटिक लॉयन या एशियाई शेर पर केंद्रित हो गया, मतलब कोई एक प्रजाति। इसी तरह कोई पादप हो गया तो उसके संरक्षण के लिए, मतलब केवल एक प्रजाति के संरक्षण के लिए, या विशिष्ट प्रजाति अभिमुख मतलब एक विशेष प्रजाति के संरक्षण पर आधारित होता है, ठीक है। और नेशनल पार्क जो है एक से अधिक प्रजाति के संरक्षण पर, एक से अधिक प्रजाति संरक्षण किया जाता है, एक से अधिक प्रजाति का संरक्षण यहाँ होता है, ठीक है। जैसे यहाँ केवल एक स्पेशल विशिष्ट प्रजाति अभिमुख, तो यहाँ एक से अधिक प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। और हम आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व पर, पूरे पारितंत्र पर केंद्रित होता है, तो उस पारितंत्र में जो जितने भी प्रजातियां हैं सभी को संरक्षित करता है, उस पारितंत्र के सभी प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है, उस पारितंत्र के सभी प्रजाति या स्पेसीज को संरक्षण दिया जाता है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे जो प्रजाति का जो संरक्षण है ये एक स्पेशल प्रजाति के संरक्षण के लिए है। जो सेंचुरी है या वन्य जीव अभयारण्य है यह विशिष्ट प्रजाति अभिमुख होता है, एक स्पेशल प्रजाति होगी किसी पादप की या जंतु की, उसको संरक्षित करने का। ये एक से अधिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए नेशनल पार्क, ये 3-4 प्रजातियों के एक से अधिक प्रजाति, मतलब ये विशिष्ट प्रजाति अभिमुख नहीं होता है। और जीवमंडल जो आरक्षित क्षेत्र है, या उस देखिए ये पारितंत्र केंद्रित होता है, तो उस पारितंत्र में जितने भी प्रजातियां पाई जाती हैं उस सभी को संरक्षण देने के लिए ये प्रयोग किया जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व की विधि प्रयोग की जाती है, ठीक है। अब आप लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं कि इंटरफेरेंस, इसमें हस्तक्षेप कितना होता है। ये विधि है, आकार है, प्रजाति संरक्षण, हम तुलनात्मक करके पढ़ा रहे हैं
और तुलनात्मक ढंग से सबसे इजी और सेफ वे होता है और लंबे समय तक याद रहता है। तो अब हम हस्तक्षेप देखेंगे कि इसमें हस्तक्षेप की मानवीय हस्तक्षेप होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हस्तक्षेप जो है मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं। ठीक है, रुकिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं। मानवीय आवास प्रतिबंधित होते हैं। मानवीय आवास प्रतिबंधित, मानव के बसने का कोई वो नहीं होता है। ठीक है, और लेकिन पशु चराया जा सकता है। मानवीय आवास प्रतिबंधित, यहाँ आदमी बस नहीं सकता है, प्रतिबंधित, लेकिन पशु चारण और वनोत्पाद इकट्ठा करने की अनुमति, वनोत्पाद की अनुमति। ठीक है, जो हस्तक्षेप है इसमें वन्य जीव अभयारण्य में, ये वनोत्पाद इकट्ठे कर सकते हैं और पशुओं को चराया जा सकता है। वनोत्पाद मतलब लकड़ी उकड़ी इकट्ठा कर लिए जलाने के लिए, लेकिन मानवीय आवास यहाँ पे प्रतिबंधित होता है। मानवीय आवास प्रतिबंधित होता है। ठीक है, नेशनल पार्क में हर तरह की मानवीय गतिविधियाँ प्रतिबंधित, हर तरह की मानवीय गतिविधियाँ प्रतिबंधित होती हैं। ठीक है, मानवीय गतिविधि प्रतिबंधित होती है। ठीक है, यहाँ पर मानवीय आवास भी नहीं होगा और साथ ही वनोत्पाद और ये सारी चीज़ें इकट्ठा करना और पशुचारण नहीं होता है। अब हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये जो बनाया कैसे जाता है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये एक कोर एरिया होता है। ठीक है, कोर जोन होता है। यह कोर जोन है, इसमें मानवीय हस्तक्षेप और उसके बाद एक बफर जोन होता है। ठीक है, बफर जोन होता है, कोर जोन, बफर जोन, ये ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व होता है। और एक आउटर जोन होता है। ठीक है, ये कोर जोन है, ये बफर जोन है, ये आउटर जोन है। ठीक है, तो जो कोर जोन है, कोर जोन में मानव बस्ती नहीं होती है, मानव बस्ती नहीं होती है। ठीक है, मानव बस्ती नहीं होती है और मानव बस्ती, यहाँ मानव बस ही नहीं सकता है। ठीक है, और दूसरी बात है कि यह जो कोर जोन है इसमें मानवीय गतिविधियाँ पूरी तरह प्रतिबंधित होती हैं और साथ ही यह एक सेंचुरी भी हो सकता है और वन्य जीव अभयारण्य भी हो सकता है। जो कोर जोन है, कोर जोन सेंचुरी भी हो सकता है और जो कोर जोन है वो सेंचुरी भी हो सकता है और नेशनल पार्क भी हो सकता है। और यहाँ पर मानव बस्ती प्रतिबंधित है, पूर्णतः प्रतिबंधित है। ठीक है, बफर जोन जो है इसमें पर्यावरण से संबंधित क्रियाएं हो सकती हैं, पर्यावरण सहायक क्रियाएं हो सकती हैं। ठीक है, पर्यावरण सहायक क्रियाएं हो सकती हैं, होती हैं। ठीक है, पर्यावरण सहायक क्रियाएं क्या होती हैं? पर्यावरण सहायक क्रियाएं जैसे पर्यटन हो गया और पर्यावरण से संबंधित शिक्षा देनी हो तो उसके लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। कोर जोन में मानव बस्ती नहीं होगी। ठीक है, और कोर जोन जो है एक नेशनल पार्क भी हो सकता है और साथ ही एक सेंचुरी भी हो सकता है। जो कोर जोन है वो नेशनल पार्क भी हो सकता है, नेशनल पार्क भी हो सकता है और सेंचुरी भी हो सकता है, सेंचुरी भी हो सकता है। ठीक है, तो कोर जोन में मानव बस्ती नहीं होगी लेकिन ये नेशनल पार्क सेंचुरी हो सकता है, इस पर अध्यारोपित होगा। नेशनल पार्क और सेंचुरी पर बायोस्फीयर रिजर्व अध्यारोपित हो सकता है। बफर जोन में पर्यावरण सहायक क्रियाएं होती हैं, उसकी अनुमति होती है। आउटर जोन जो है, ये जो आउटर जोन है या बाह्य जोन है, यहाँ पर मानव बस्ती भी होती है और कृषि भी होता है। ठीक है, मानव बस्ती ये भी होता है और कृषि क्षेत्र भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का होता है, कृषि क्षेत्र भी होता है। तो जो आउटर जोन है, ये बायोस्फीयर रिजर्व का जो निर्माण का तरीका होता है वो हम आपको समझा रहे हैं।
एक कोर जोन होता है, उसके बाद एक बफर जोन होता है, और दूसरा सबसे आखिरी वाला वाह्य जो होता है, वाह्य जोन या आउटर जोन होता है। वाह्य जोन में मानव बस्ती की अनुमति होती है, मानव बस सकते हैं, साथ ही एक कृषि क्षेत्र हो सकता है, खेती होती की जा सकती है। बफर जोन में केवल पर्यावरण सहायक क्रियाएं होती हैं, जैसे पर्यटन हो गया और पर्यावरण से संबंधित शोध और रिसर्च हो गया। ये सारी चीज़ों की पर्यावरण से संबंधित जो रिसर्च होते हैं या उस एरिया को सुरक्षित करने के लिए जानकारी देने के लिए पर्यावरण पर्यटन हो गया, ये सारी चीज़ें बफर जोन में होती हैं। कोर जोन में हर तरह की मानव गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं, और साथ ही कोर जोन जो केंद्रीय जोन होता है वह नेशनल पार्क भी हो सकता है, सेंचुरी भी हो सकता है। ठीक है, एक नेशनल पार्क होगा, उसी को कोर जोन बना दिया गया, और उसके बाद बफर जोन बना दिया गया, उसके बाद एक आउटर जोन बना गया। तो ये 3 परतों में होता है, 3 लेयर्स में होता है, या 3 गोले में होता है, संकेंद्रित गोले होते हैं। कोर जोन हो गया, बफर जोन हो गया, आउटर जोन हो गया। तो यहाँ जो कोर जोन है, यहाँ मानव क्रियाएं, मानव जो क्रियाविधि है प्रतिबंधित है। ठीक है, मानवीय गतिविधि कोर जोन में प्रतिबंध होता है, प्रतिबंधित है। ठीक है, कोई भी क्रिया जो है प्रतिबंधित है। ठीक है, मानवीय जो गतिविधि है कोर जोन में नहीं होगी। ठीक है, बफर जोन में केवल पर्यावरण सहायक क्रियाएं होती हैं। अब देखिए, ये एक सवाल आता है कि ये मानवीय और शोध और वैज्ञानिक प्रबंधन यहाँ होता है वन्य जीव अभयारण्य में, तो यहाँ इसका अभाव होता है। शोध और वैज्ञानिक प्रबंधन यहाँ नहीं किया जाता है। ठीक है, और वन्य जीव अभयारण्य में इसका अभाव होता है। ठीक है, शोध यहाँ रिसर्च वगैरह नहीं होता है। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि पर्यावरण सहायक क्रियाएं, पर्यटन, शोध, और उस एरिया को कैसे कंजर्व किया जाए, उसका नॉलेज कैसे दिया जाए, कैसे जागरूकता फैलाई जाए, तो ये शोध और रिसर्च है जो बायोस्फीयर रिजर्व में होती हैं। अभी हमने कहा शोध और रिसर्च भी होती है। ये कहाँ होता है? बफर जोन में शोध और रिसर्च होता है। बफर जोन में शोध और रिसर्च होता है। ठीक है, तो शोध और वैज्ञानिक प्रबंधन यहाँ नहीं होता है। नेशनल सेंचुरी में, नेशनल पार्क में भी इसका अभाव होता है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में ये किया जाता है। अब हम देखेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है इससे, कि यह किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित होते हैं। तो जो वन्य जीव अभयारण्य है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA एक्ट 1972 के तहत स्थापित हुआ है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव अधिनियम 1972, WPA एक्ट या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके तहत यह स्थापित किया जाता है। ठीक है, नेशनल पार्क भी है, WPA एक्ट 1972 के तहत स्थापित किया जाता है। तो ये भी आप याद कर लीजिए। WPA एक्ट 1972 के तहत सेंचुरी वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किया जाता है। नेशनल पार्क भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA एक्ट 1972 के तहत स्थापित किया जाता है। जो बायोस्फीयर होता है वह यूनेस्को की सहायता से स्थापित किया जाता है। यूनेस्को वो राष्ट्र जो देश होता है पहले उस अपने किसी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करता है, फिर यूनेस्को उसको प्रमाणित करता है कि हाँ इस देश में ये बायोस्फीयर रिजर्व या ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। यूनेस्को, ठीक है, ये यूनेस्को जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूनाइटेड नेशन का। यूनेस्को प्लस उस देश की, ठीक है, जिस देश में ये बायोस्फीयर रिजर्व है, इन दोनों के सहयोग से ये स्थापित होता है, यूनेस्को प्लस राष्ट्र। ठीक है, तो बायोस्फीयर, ये आप प्रश्न बन सकता है कि क्या बायोस्फीयर रिजर्व किस एक्ट से, वन्य जीव अभयारण्य से, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किससे स्थापित होता है? तो ये WPA एक्ट 1972 के तहत, नेशनल पार्क भी WPA एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत स्थापित होता है। लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व है, पहले देश जो है अपने किसी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करेगा, उसके बाद यूनेस्को उसको प्रमाणित करता है कि हाँ ये इस देश में ये बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, यूनेस्को का प्रमाण के बाद वो MAB प्रोग्राम होता है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसके तहत वो शामिल करता है। तो अभी आप लोगों ने देखा
कि वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में मूलभूत अंतर क्या है, इसका जो कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है वो क्या है, ये तुलनात्मक अध्ययन के मामले की सहायता से हमने बताया। अब ये आप दिमाग में आपके बहुत लंबे समय तक ये रहेगा और इससे संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न बन जाएगा, आप उसको आराम से टैकल करेंगे, आप उसको आराम से कर ले जाएंगे। अब हम कुछ स्पेशल ट्रिक बताएंगे जो आपके बहुत सहायक होगा, जो कई एग्जाम में पूछा जाता है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। विधि जो है इन सिटू है, नेशनल पार्क में भी इन सिटू है, बायोस्फीयर इन सिटू है। इसका आकार छोटा होता है और नेशनल पार्क का आकार सेंचुरी के समान होता है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व पूरे पारितंत्र पर केंद्रित होता है। प्रजाति संरक्षण, ये किसी एक स्पेशल प्रजाति के संरक्षण पर केंद्रित होती है सेंचुरी। नेशनल पार्क एक से अधिक प्रजातियों का संरक्षण करने के लिए, और बायोस्फीयर रिजर्व पूरे पारितंत्र को संरक्षित करने के लिए। वो पारितंत्र जलीय भी हो सकता है, स्थलीय भी हो सकता है, और उस पारितंत्र में शामिल सभी प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। इसमें हस्तक्षेप जो है ये सीमित हस्तक्षेप होता है सेंचुरी में, और नेशनल पार्क में भी सीमित हस्तक्षेप होता है। बायोस्फीयर रिजर्व में ये कोर जोन, बफर जोन, आउटर जोन, इन 3 हिस्सों में विभाजित होता है ये बायोस्फीयर रिजर्व। कोर जोन में हर तरह की मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं। बफर जोन में पर्यावरण सहायक क्रियाएं जैसे पर्यटन हो गया, वैज्ञानिक शोध प्रबंध हो गया, ये सारी चीज़ें की अनुमति होती है। आउटर जोन में मानवीय बस्ती होती है और कृषि क्षेत्र हो सकता है। ये किस एक्ट के तहत है, तो WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सेंचुरी का संगठन किया जाता है। नेशनल पार्क भी WPA एक्ट 1972 के तहत, और बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को की सहायता से स्थापित होता है। अब हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क से संबंधित। देखिए, अगर ये पूछे कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो भारत में ये जो सेंचुरी है, जो जिस स्टेट का एग्ज़ाम होगा उस स्टेट में जितनी सेंचुरी या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उससे संबंधित वो देखा जाएगा। लेकिन नेशनल पार्क जो है ये राष्ट्रीय क्षेत्र होता है, और बायोस्फीयर भी एक देश की राष्ट्रीय सीमा होती है और कानून द्वारा सुरक्षित होती है, इसलिए इसका महत्व सेंचुरी से ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बायोस्फीयर रिजर्व को दिया जाता है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सहयोग से निर्मित होता है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो नेशनल पार्क है, क्योंकि यह राष्ट्रीय संपत्ति होती है और इसकी सीमाएं कानून द्वारा सुरक्षित होती हैं। और वन्यजीव अभयारण्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो जिस स्टेट का एग्ज़ाम है उसमें जो वन्यजीव अभयारण्य जो उस राज्य में पाए जाते हैं तो स्टेट स्पेसिफिक देखा जाता है। तो अभी हम केवल नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं राष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चित हैं और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, केवल उन्हीं पर ध्यान देंगे। तो अगर टोटल पूछे कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत में, ठीक है, तो टोटल जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और ये पूछे प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, प्रथम, और ये जो 18 है इसमें से 18 में 11 जो है यूनेस्को द्वारा प्रमाणित है। अभी हमने बताया कि यूनेस्को के मैब प्रोग्राम के तहत में शामिल हैं, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल हैं 18 में से, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो भारत में अभी इस समय 18 हैं और उसमें से 11 जो हैं यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल हैं, ठीक है। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व अगर कोई कहे तो ये नीलगिरी है। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है, प्रथम नीलगिरी। ये 1986 में बना था, 1986, कभी कभी पूछ लिया है तो ये ध्यान दीजिए। और ये कहाँ है, इसका जो स्थान है, वो जो क्षेत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। यह तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बीच है। तमिलनाडु, ये तीनों राज्य इसकी सीमाएं शामिल हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल प्लस केरल। तो ये ध्यान दीजिए, अगर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की चर्चा हो रही है तो इसमें कर्नाटक का भी हिस्सा शामिल है, तमिलनाडु का भी और केरल का भी, और यह भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। अगर 18वां पूछ ले कि 18वां कौन सा है,
तो 18वां जो है पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये एमपी में है, अरे सॉरी पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, ये एमपी में है। 18वां बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना है या एमपी में है। ठीक, अब आपसे ये पूछे कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, सबसे बड़ा, तो कच्छ की खाड़ी सबसे बड़ा, तो कच्छ की खाड़ी है। ठीक है, कच्छ खाड़ी ये गुजरात में है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, और सबसे छोटा अगर पूछे तो डिब्रू साइखोवा है, सबसे छोटा ये डिब्रू साइखोवा असम में है। ठीक, डिब्रू साइखोवा देखिए 18 है, लेकिन 18 में जो इम्पोर्टेंट डायमेंशन है उसको हमने आपको बता दिया कि टोटल 18, प्रथम 18वां सबसे बड़ा सबसे छोटा ये असम में है। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय पार्क और कुछ स्पेशल जो प्रजाति अभिमुख हैं उनसे संबंधित। जैसे अभी हमने बताया कि सेंचुरी जो है कि स्पेशल विशिष्ट प्रजाति अभिमुख प्रजाति के संरक्षण पर केंद्रित होता है, और नेशनल पार्क जो है एक से अधिक प्रजाति की। तो जो स्पेशल प्रजाति वहाँ पे क्या क्या पाई जाती है तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो हम देखेंगे नेशनल पार्क। सबसे पहला नेशनल पार्क भारत में कौन सा है, तो इसको देख लीजिए। फर्स्ट नेशनल पार्क तो कार्बेट है। कार्बेट जो है जिम कार्बेट, ये उत्तराखंड में है, कार्बेट उत्तराखंड, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट नेशनल पार्क जो है कार्बेट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो प्रजाति अभिमुख हैं, प्रजाति अभिमुख उस पर देखते हैं। प्रजाति अभिमुख नेशनल पार्क मतलब स्पेशल प्रजाति उस पर के संरक्षण पर केंद्रित है। तो अगर एक सींग वाला गैंडा अगर आ गया, एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा अगर पूछ रहा है तो ये आपका असम में है, काजीरंगा असम। ठीक है, काजीरंगा असम में है। दूसरा ये पूछ ले जंगली भैंसा, तो जंगली भैंसा तो जंगली भैंसा अगर पूछ रहा है, जंगली भैंसा का जो संरक्षण किया जा रहा है वो नेशनल पार्क कहाँ पर है, जंगली भैंसा संरक्षण। ठीक है, तो ये आपका मानस में है, ये मानस भी असम में है। ये हम प्रजाति अभिमुख देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये भी असम में है, ये भी असम में है, ये और ये भी असम है। ठीक है, अब जंगली गधा, ये एक विशिष्ट प्रजाति है, जंगली गधा, इसके संरक्षण पर आधारित नेशनल पार्क कौन सा है, जंगली गधा के संरक्षण पर, तो ये कच्छ हो गया। ठीक है, तो ये कच्छ की खाड़ी, कच्छ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह भारत का पहला, हाँ इसमें अगर ये भी देख लीजिए, अगर पहला समुद्री नेशनल पार्क, अगर फर्स्ट राष्ट्रीय समुद्री नेशनल पार्क की अगर चर्चा की जाए, ये तो हम उस समय भूल गए थे, अभी हमें ध्यान में आया। कच्छ, यहाँ पे जब नाम लिया हमने जंगली गधा संरक्षण, तो कच्छ की खाड़ी गुजरात। तो ये जो पहला राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है,
अगर प्रश्न आए तब भी आपको कच्छ ही मारना है। पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, फर्स्ट समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कच्छ है आएगा। ठीक है, कच्छ की खाड़ी कई मामलों में बहुत है, एक तो यह बायोस्फीयर रिजर्व भी है, साथ ही यह नेशनल पार्क है, और पहला समुद्री फर्स्ट ओसेनिक नेशनल पार्क जो है, फर्स्ट ओसेनिक नेशनल पार्क, तो कच्छ की खाड़ी आएगा। फर्स्ट ओसेनिक नेशनल पार्क या समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, तो कच्छ की खाड़ी आप मारिएगा। तो पहला अगर नेशनल पार्क आएगा तो कॉर्बेट होगा, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। लेकिन अगर फर्स्ट ओसेनिक नेशनल पार्क की चर्चा हो रही है तो कच्छ की खाड़ी आएगा। ठीक है, फर्स्ट समुद्री राष्ट्रीय उद्यान तो कच्छ की खाड़ी आएगा। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, उस समय ध्यान से उतर गया। अभी हमने देखा कि एक सींग वाला गैंडा, तो काजीरंगा असम में, जंगली भैंसा के संरक्षण तो मानस नेशनल पार्क ये असम में, जंगली गधा संरक्षण तो कच्छ की खाड़ी गुजरात में। अब एशियाई शेर का संरक्षण कहाँ किया जाता है? एशियाई शेर ये जो है गिर नेशनल पार्क, ये गुजरात में है, गिर नेशनल पार्क। ठीक है, गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में है। यहाँ एशियाई शेर, एशियाटिक लॉयन का संरक्षण किया गया है, एशियाई शेर या एशियाटिक लॉयन। अब साइबेरियन क्रेन एक पक्षी है जो जाड़े के दिनों में भारत आते हैं, साइबेरियन की क्रेन, साइबेरियन सारस, तो उसके संरक्षण के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो केवलादेव ये राजस्थान में है, केवलादेव ये राजस्थान में है, राजस्थान। ये प्रजाति अभिमुख हम देख रहे हैं, मतलब एक यहाँ पर कई प्रजातियाँ पा रही हैं। नेशनल पार्क में एक से अधिक प्रजाति पाई जाती है, लेकिन जो एक से अधिक तो, लेकिन एक फोकस जो है मेन, एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा, जंगली भैंसा मानस, जंगली गधा कच्छ, एशियाई शेर गिर, साइबेरियन क्रेन केवलादेव, और कश्मीरी स्टैग या हंगुल, कश्मीरी स्टैग या हंगुल। ठीक है, कश्मीरी स्टैग या हंगुल, इसका संरक्षण जो है दाचीगाम नेशनल पार्क में किया गया है। दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है, दाचीगाम। तो हम प्रजाति अभिमुख दिखा रहे हैं, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये बहुत खोजने पर ही मिलेगा, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने इसका कलेक्शन किया है और आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। यह कभी ना कभी कई बार आया भी है यूपी और एमपी के एग्ज़ामों में और यूपीएससी में, लेकिन अब आने वाले समय में क्या पता ये ज़रूर पूछ लिया जाए, क्योंकि प्रश्न जो है अब रिपीटेड नहीं हो रहे हैं, नए दृष्टि से प्रश्न बन रहे हैं। इसीलिए हमने नया डायमेंशन लिया है, केवल जो प्रचलित लोग बता रहे हैं उस पर अब आधारित होकर नहीं पढ़ सकते हैं हम। सुरक्षित रहने के लिए हमें प्रश्नों के नए डायमेंशन, और चूँकि पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो एक नए डायमेंशन के तहत हम इस तरह का कलेक्शन आपको बता रहे हैं, इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। ये दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और बंगाल टाइगर एक है, सुंदरवन में पाया जाता है बंगाल टाइगर। तो एक सींग गैंडा, जंगली भैंसा, जंगली गधा, एशियाई शेर, साइबेरियन क्रेन, कश्मीर स्टैग, बंगाल रॉयल टाइगर या सुंदरवन नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व, वो दोनों हैं। ठीक है, तो सुंदरवन में ही पाया जाता है, सुंदरवन वेस्ट बंगाल। ठीक है, और एक है नीलगिरी तहर, नीलगिरी तहर जो है मेघ बकरी इसको बोलते हैं, ये इराविकुलम नेशनल पार्क में है। और एक है गोल्डन मकाऊ, मतलब सिंगपुच्छ लंगूर, ये भी नीलगिरी क्षेत्र के आसपास पाया जाता है। तो हम इसको यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहे हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। नीलगिरी तहर, नीलगिरी तहर, नीलगिरी तहर या मेघ बकरी इसको बोलते हैं, मेघ बकरी, ये इराविकुलम, इराविकुलम नेशनल पार्क में है, इराविकुलम। ठीक है,
इराविकुलम, और ये एक हो गया। दूसरा है गोल्डन सिंगपुच्छ लंगूर, सिंगपुच्छ मकाऊ, ठीक है। यह नीलगिरी के आसपास पाया जाता है, तो आप इसे देख लीजिएगा। ये नीलगिरी के आसपास पाया जाता है। ये प्रजाति स्पेसिफिक कुछ नेशनल पार्क हैं जहाँ पर ये प्रजातियों का बहुत अच्छे से संरक्षण हुआ, तो वो हमने आपको बताया। नीलगिरी दायरे, मेघ बकरी, इराविकुलम और सिंगपुच्छ मकाऊ, ये नीलगिरी के आसपास, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास ये पाया जाता है। तो ये था हमारा छोटा सा प्रयास, ताकि आपको तुलनात्मक ढंग से कॉन्सेप्ट के रूप में एक ही जगह बता दिया जाए, और कुछ प्रजाति स्पेसिफिक जो आने वाले समय में नए तरह के प्रश्न बन सकते हैं, उसके लिए हमने थोड़ा सा प्रयास किया कि आपको एक ही जगह सारी चीज़ें बता दी जाएँ। तो इन दोनों को याद कर लीजिए। सेंचुरी अभी हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो एग्ज़ाम पे स्पेसिफिक, वो राज्य स्पेसिफिक होता है, वो एक राज्य विशेष में केंद्रित होता है। तो जैसे यूपी पीसीएस है, तो सेंचुरी में यूपी में कुछ प्रमुख सेंचुरीज़ हैं, वन्य जीव अभयारण्य हैं, तो उनको उस समय देख लिया जाएगा। इसी तरह एमपी का एग्ज़ाम होगा, एमपी पीसीएस, तो वहाँ की जो कुछ विशेष वन्य जीव अभयारण्य है, तो उसको देखा जा सकता है। तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये मेहनत कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ऐसे तुलनात्मक ढंग से अभी तक किसी यूट्यूब में आपने, किसी बड़ी बड़ी कोचिंग के भी यूट्यूब चैनल होंगे, लेकिन उतना तुलनात्मक ढंग से अभी तक किसी ने नहीं पढ़ाया है। और हमारा ये प्रयास है कि आपको तुलनात्मक ढंग से चीज़ों को एकदम रटा देना है क्लास में ही, ताकि आपको फिर दोबारा नोट्स खोलकर देखने की ज़रूरत ना पड़े। और चीज़ों को तुलनात्मक ढंग से पढ़ाना सबसे सेफ और सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका होता है। तो ये हमारा प्रयास आगे भी जारी रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अपने ऐसे ही किसी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।